हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, ठीक है, चैप्टर का नाम मैंने लिया। मैं बोला ये कौन सा हेडिंग है, फिर रियलाइज हुआ ये तो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसको चैप्टर बोलूंगा ना, हेडिंग थोड़ी बोलूंगा, राइट। ठीक है, लीगल स्टेटस या तेल लेना, राइट, अपने को कैरेक्टरिस्टिक से लेना देना है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है सेपरेट लीगल एंटिटी, अभी शॉर्ट में मैंने बताया था, द आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम हुम, फ्रॉम मेंबर्स, वो इसी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में बोला गया। इफ यू रीड दैट 2.5 लाइन्स जो दिया हुआ है वहां पे, वो पढ़ोगे तो तुम्हें दिखेगा सेम थिंग दे आर सेइंग, द आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ द मेंबर्स, ऐसा कुछ तो है, नॉट एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड, बट मिलता जुलता तुम्हें स्टेटमेंट मिलेगा। सी क्या लिखा है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग पर्सनैलिटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो कंपनी का आइडेंटिटी और मेंबर्स का आइडेंटिटी, दोनों का आइडेंटिटी क्या है, अलग। इसका मतलब क्या, सी आई टेल यू, यू नो सोल ट्रेडिंग कंसर्न, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज ओनली वन पर्सन एंड दैट इज सोल ट्रेडर। सपोज वो सोल ट्रेडर मर गया तो उसके बिजनेस का जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न उसका होगा, बोल बोल, हाँ एक मिनट, नहीं चलेगा, नाइदर नॉमिनी नाइदर बच्चा, कोई नहीं, बिजनेस बंद। योर पेरेंट्स हैव अ लाइसेंस टू ड्राइव अ कार, कैन यू ड्राइव अ कार ऑन देयर लाइसेंस, बात खत्म। योर that sole trader had a license to do business, nor not his relatives. So if that sole trader dies, that license expires, that business comes to an end. The new business can be started and it can be the same business, no problem in that, it can be the same business, but it will be re-registered in the new name and that name will be the name of representative, but sole trader के नाम का business क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बराबर समझा? कंपनी में ऐसा होगा क्या कि अगर कंपनी के मेंबर्स मर गए तो कंपनी भी बंद हो जाएगा? क्या कंपनी में मेंबर्स की जगह पे सीधा रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे? आया ना? फॉर एग्जांपल लेट अस से इफ मैं मेंबर हूं एंड शी इज माय रिप्रेजेंटेटिव, और अगर मैं मर गया तो माय शेयर्स विल बी ट्रांसफर टू हर, कि नहीं? कंपनी चलता रहेगा ना। तो कंपनी में मेंबर का और कंपनी का आइडेंटिटी जुड़ा हुआ है या सेपरेट है? सेपरेट है, सेपरेट आइडेंटिटी। मेंबर्स के आइडेंटिटी से कोई लेना देना ही नहीं है कंपनी का, इट इज हैविंग इट्स ओन एग्जिस्टेंस। बराबर? अभी ये दो लाइन को समझने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है जो तुमने डबलईटी में शायद नाम पढ़ा हो, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी। याद हो या ना हो जाने दो, बट नाम तो पढ़ा होगा क्योंकि एमसीक्यू होता है, सो वी डोंट स्टडी दोस केसेस टू मच, राइट? देखो सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, पूरा केस तुम लोग को यहाँ पे बोर्ड पे ड्राइंग करके सिखा दूंगा, याद रह जाएगा, राइट? अभी देखो यहाँ पे नाम देखो, पहले सॉलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड है क्या? लिमिटेड। क्या ये दोनों सेम है? पहले ये बोलो। डिफरेंस तो अभी दिख गया कि ये क्या है, नेचुरल पर्सन या इंडिविजुअल है, ये एक कंपनी है आर्टिफिशियल पर्सन, दैट इज द डिफरेंस, राइट? नाउ सी व्हाट हैपेंड। सैलोमन है ना एक बिजनेस चला रहा था, और वो बिजनेस किस चीज का था? leather products, can boots, bags and whatever it was, right? We don't need to get into that, but leather products का एक business कर रहा था। Now this business was sold to Salomon and Company Limited। बराबर? सीधी सी बात है, इस कंपनी को किसने बनाया होगा? Salomon नहीं बनाया होगा, तभी तो अपना नाम दिया है Salomon and Company Limited। तो Salomon and Company Limited सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड सोलोमन को क्या देगा? देखो अगर सोलोमन बिजनेस बेच रहा है तो कंपनी सोलोमन को क्या देगा? पैसा। फ्री बेचना मतलब क्या? यू आर सेलिंग समथिंग, सो इन रिटर्न यू गेट मनी। सो ये जो बेचा है ना, उसमें तीन चीजों में, मतलब तीन ब्रेकअप में पैसा दिया था। एक तो इक्विटी शेयर दिए, डिबेंचर दिया और कैश दिया। इक्विटी शेयर दिए 10,000 के, सॉरी 20,000 के, डिवेंचर दिया 10,000 का, और 8,782 was the cash. So the business was sold for 38,782 pounds. This was the amount of selling the business, जिसके बदले में पूरा कैश नहीं मिला,
सोलोमन को क्या क्या मिला? 20,000 के इक्विटी शेयर्स मिले, 10,000 के डिबेंचर्स मिले और 8,782 ही गॉट इट कैश। ये बेसिक बिजनेस हो गया खत्म, मतलब ये एक ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। हाँ, लेकिन इसमें सीखने वाली बात क्या है, ये क्या बन गया? अभी डिबेंचर होल्डर कौन है? हु इज होल्डिंग डिबेंचर्स? सोलोमन होल्ड कर रहा है। डिबेंचर का फंडा पता है क्या तुमको? क्या होता है डिबेंचर? इट इज इश्यूड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे सपोज मैं कंपनी, तुम लोग डिबेंचर होल्डर, तो मैंने तुम्हें 5 साल के लिए डिबेंचर दिया। 5 साल बाद क्या होगा? रिडीम होगा। रिडीम करना मतलब क्या? तुम मुझे क्या दे दोगे और मैं तुम्हें क्या दे दूंगा? पैसा दे दूंगा। सो आज डिबेंचर किसके पास है? किसके है? किसके पास है? थोड़ा आवाज है। सेलमोन कौन बोल रहा है? सैलोमन। सालोमन बोल दो चलेगा, ठीक है। सैलोमन क्या है? इतना इंग्लिश मत बोलो, लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग, फोनेटिक्स नहीं है, ठीक है। हाँ, सो क्या पूछ रहा था मैं भूल गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? किसका? ठीक है, क्या किसके पास है और क्या किसका है? हाँ, वेरी गुड। डिबेंचर्स किसके पास है? सैलोमन के पास है। और किसका है? कंपनी का। सो डू यू थिंक इन फ्यूचर कंपनी डिबेंचर्स वापस ले लेगी और सोलोमन को पैसा दे देगी? लाइक सेम थिंग, इमेजिन यू आर अ सोलोमन एंड आई एम कंपनी। मैंने तुम्हें डिबेंचर दिया 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद तुम मुझे क्या दे दोगे? डिबेंचर्स वापस दे दोगे एंड आई विल गिव यू दैट मनी। सो आज डिबेंचर होल्ड कौन कर रहा है? सोलोमन। तो अगर कल को टाइम खत्म होता है तो सोलोमन क्या दे देगा? कंपनी क्या देगी? कितना? 10,000, बराबर क्या नहीं? सो सोलोमन कौन बना कंपनी का? और क्या बना कंपनी का? क्रेडिटर बना। डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। सो डिबेंचर होल्डर बना, बट डिबेंचर होल्डर के साथ साथ जो मेन चीज याद रखनी है वो क्या बन गया? वो भी कौन सा? सिक्योर्ड क्रेडिटर बन गया, बराबर, ठीक है। इसको मैं लिखता हूं नंबर 1, क्रेडिटर नंबर 1। 2 क्रेडिटर है इसमें, सो वी विल बी प्रिसाइज कौन है क्रेडिटर नंबर 1, कौन है क्रेडिटर नंबर 2। नाउ इतना क्लियर हो गया? क्या हो गया? आज के तारीख में बिजनेस किसके पास है? बिजनेस किसके पास है इन टुडेज डेट? इफ एवरीथिंग इज बीइंग डन, बिजनेस किसके पास है? कंपनी के पास है। खाली कंपनी बोलो ना चलेगा, कंपनी बोलो और सोलोमन बोलो, सो दैट कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूजन तो नहीं होगी, बट तो इतना लंबा बोलना नहीं पड़ेगा। सीधा कंपनी बोलो, कंपनी मतलब सोलोमन एंड कंपनी, राइट। अगर इंडिविजुअल बोलना है तो सोलोमन बोलो, ठीक है। सो फिलहाल बिजनेस किसके पास है? बिजनेस इज विद द कंपनी। नाउ अभी बिजनेस है तो उधार उधार पे धंधा होते ही रहता है, राइट। सो सोलोमन एंड कंपनी ने, किधर है ये रहा, परचेज्ड रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स। अभी कोई नाम नहीं दिया है, सो लेट अस नेम दैट पर्सन एज एक्स। तो एक्स कौन बना? एक्स भी क्रेडिटर बन गया ना, उधारी पे माल लिया है तो कंपनी उसको फ्यूचर में पे करने वाली, तो ये हो गया सुंदरी क्रेडिटर। मेरे को सुंदरी में ज्यादा भरोसा है। संडरी धोखा देते, सुंदरी धोखा नहीं देती। ये बन गया मेरा सुंदरी क्रेडिटर। एक्चुअली सुंदरी क्रेडिटर बोलो या ट्रेड क्रेडिटर बोलो, बात तो एक ही है। सो ये हो गया मेरा x इज इक्वल टू क्रेडिटर नंबर 2, बराबर। ये चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अभी भी 2 जन को, हाँ। और हाँ, सामान कितने का खरीदा? 8,000 पाउंड का, ठीक है। उधार कितना था? 8,000 पाउंड का उधार चढ़ गया। यहाँ तक क्लियर है ना भाई सब? बिजनेस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, अचानक बिजनेस में हुआ लॉस और कंपनी गया लिक्विडेशन। लिक्विडेशन में क्या होएगा? सून कंपनी, व्हेन आई से कंपनी मतलब सोलोमन एंड कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन। लिक्विडेशन में क्या बेचा? पैसा आया सिर्फ 6,050,
एसेट बेच के पैसा आएगा ना, 6050 पाउंड आया, जबकि लायबिलिटी कितनी है देखो, 8 नहीं 18,000, 10,000 उसको भी तो देना है, क्रेडिटर नंबर 1। तो टोटल लायबिलिटी कितना है, 18,000 का। बोलो क्या करूं, यहां तक समझा ना सबको, क्या करूं बोलो। वह सीधी बात है, लेके थोड़ी भाग जाएंगे, कैसे पे ऑफ करूं वो भी तो बता पहले। क्यों, पहले डिबेंचर होल्डर्स को पैसा मिल गया। तो यहां पे देखा जाए तो दिस 6050 was paid to Solomon, बराबर। हाँ, मौन मन एक ही है, छोड़ना, तू मौन रख बस। अगर 6050 सोलोमन ले गया तो तकलीफ किसको होएगा, एक्स को तकलीफ होएगा। और यहां से ये केस शुरू होता है, एक्स ने केस ठोक दिया इन लोग के ऊपर, बोला कि भाई धोखा दिया, ये तो एजेंट है एक दूसरे के। ऐसा केस करोगे तो एलिगेशन भी तो लगाना पड़ेगा ना, बस ऐसे ही मूड कर रहा था, कोर्ट से जा रहा था, सोचा केस कर दो, ऐसा थोड़ी होता है, एलिगेशन भी तो लगाना पड़ता है, राइट। सो क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स ने एलिगेशन लगाया कि सोलोमन एंड कंपनी इज जस्ट एन एजेंट ऑफ द कंपनी। अभी तुम मुझे बोलो, क्या कंपनी और उसका मेंबर सोलोमन एंड कंपनी एक दूसरे के एजेंट है क्या, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है कि मेंबर वाला रिलेशनशिप है, मेंबर वाला रिलेशनशिप। तो क्या सोलोमन ने, मतलब कंपनी ने अपने एजेंट को पैसा दिया है कि मेंबर को पैसा दिया, और वो दोनों अलग है कि सेम है, सेम है, अलग है यार। जज क्या बोलेगा कि कंपनी इज रॉन्ग कि कंपनी इज राइट, कंपनी इज राइट, तुम लोग कर दो बैड डेट्स। तुम लोग मतलब क्रेडिटर नंबर 2 ने केस किया था ना, उनको जज क्या बोलेगा, बेटा बैड डेट्स नाम का एंट्री सुना है, मार दे, तेरा 8,000 गया, बराबर। क्योंकि अगर कंपनी के पास, अभी कंपनी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, यू नो दिस इज द क्लियर कट एग्जांपल ऑफ इंसॉल्वेंसी। कंपनी इंसॉल्वेंट हो गया क्योंकि पैसा बचा नहीं है, लिक्विडेशन हो गया, पैसा नहीं है, लायबिलिटीज अभी भी है, सो कंपनी विल नाउ बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, एंड दोस 8,000 रुपीज के क्रेडिटर्स विल मेक एन एंट्री ऑफ बैड डेट्स। इन सिंपल टर्म्स कोर्ट भी क्या बोलेगा कि भाई द आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी एंड आइडेंटिटी ऑफ द मेंबर इज डिफरेंट, दोनों सेम नहीं है, प्रिंसिपल एजेंट नहीं है, समझा। ऐसा किसको लग रहा था कि ये दोनों प्रिंसिपल एजेंट है, क्यों लग रहा था उनको, क्योंकि मेरे लेक्चर में नहीं बैठे थे वो लोग, इसलिए उनको लग रहा था ऐसा, ठीक है, राइट। अगर मेरे लेक्चर में बैठे होते तो उनको ऐसा नहीं लगता। So they made a mistake, उनको लगा कि भाई they are one and the same, but in reality they are not the same, they both are different। वो उस 3 लाइन में बोला गया है कि the identity of the company is distinct from the identity of the members। देखो लास्ट में सीधा जजमेंट ही तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ, सब तुम्हें ना देखो बीच में सब कुछ मिलेगा, बीच में बिजनेस कर रहा है, फिर वो देखो 38,782 का ब्रेकअप दिख जाएगा तुम लोग को, बराबर। फिर लास्ट पैराग्राफ में देखो 6,050 दिख रहा है, तो 6,050 क्या है, वही एसेट्स बेच के इतना पैसा रिकवर हुआ, राइट। फिर किसको पे किया, तो सोलोमन ने क्रेडिटर्स को, सॉरी कंपनी ने सोलोमन को पे कर दिया, एंड तकलीफ किसको हुआ, ट्रेड क्रेडिटर्स को। तो लास्ट पे नेक्स्ट पेज पे इसका डिसीजन है, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, मिला, जैसे जज साहब होते हैं वैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं, हेल्ड दैट ऑन रजिस्ट्रेशन द कंपनी हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस एंड सेपरेट, that is distinct from its members, as a result shareholder cannot be equated with the company। क्या शेयर होल्डर और कंपनी एक है कि अलग है, बस ये केस से ही पता चलता है कि सोलोमन अलग है एंड उसका कंपनी अलग है। क्या दोनों एक है, एजेंट प्रिंसिपल है, नहीं, समझा सबको। एक और केस है पीछे, मतलब उसके न्यू होराइजन्स इंडिया लिमिटेड, सॉरी न्यू होराइजन्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये समझा है ना। अभी ये सेपरेट लीगल एंटिटी पे नहीं है, बट थोड़ा अलग है, बट फिर भी ये समझ गया सबको। अभी ध्यान तो दूसरे केस में क्या होगा, मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर देना हाँ या ना, जो भी ठीक लगता है वो बोलना। कैन एक्सपीरियंस ऑफ द शेयर होल्डर बी कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी, यस और नो। कौन नो बोल रहा है, अरे नो नो है, व्हाई नो, अरे डिस्टिंक्ट है तो क्या हुआ, इफ आई से यस देन, तो फिर इफ आई से देयर इज अ सिचुएशन जहां पे कंसीडर करेंगे, फिर कहा गया डिस्टिंक्ट। इफ आई से देयर इज अ सिचुएशन वेयर
शेयर होल्डर्स एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड एज कंपनीज एक्सपीरियंस. तो कहाँ गया डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी? So generally it is common sense. No need to refer this previous feature के distinct है. शेयर होल्डर का एक्सपीरियंस कंपनी का एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता. व्हाई? बिकॉज शेयर होल्डर तो आते जाते रहेंगे, राइट? अगर फॉर एग्जांपल वो शेयर होल्डर चला गया तो क्या कंपनी का एक्सपीरियंस जीरो हो गया? नहीं ना, राइट? हम लोग पूछते ना कंपनी कितने साल से बनी है ये पूछते, कि कंपनी के शेयर होल्डर्स कितने साल टिके वो पूछते. कंपनी कितने साल से बनी है वो पूछते, राइट? सो दैट इज द रीजन शेयर होल्डर का एक्सपीरियंस इज नॉट द एक्सपीरियंस ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. बराबर? एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी ये पॉसिबल ही नहीं है. इसलिए पहले या दूसरे तीसरे लाइन में बोल दिया, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी. इट मतलब क्या? एक्सपीरियंस ऑफ द शेयर होल्डर. लेकिन एक ऐसा सिचुएशन है जहां एक्सपीरियंस ऑफ द शेयर होल्डर इज कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी, एंड दैट इज इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर कंपनी. ये जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट वेंचर क्यों? एक ही बुक है यहाँ पे, आप बुक नहीं लाए क्यों? कॉलेज से कहाँ, कॉलेज कैसे गए? बुक ले लेते कभी. अच्छा ऐसा मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू कम ओनली. वो लोग मुझे नहीं बताते, लेकिन मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है. क्या स्कूल में हो क्या? इट्स ओके इफ यू डोंट कम, बट ठीक है. इफ यू मींस यू थॉट क्या यू आर नॉट गोइंग टू अटेंड. यहाँ पे एक लड़के के पास बुक नहीं था अभी. अरे तुम दोनों उधर क्यों चले गए? ठंडी लग रहा था क्या? अच्छा वो घर चला गया, फिर ठीक. हाँ बराबर, एक लड़का घर गया, तेरे पास बुक नहीं है, ले ले, फीस भरा, जा लेके आ, अभी लेके आ जा. इधर से जा, बोल बुक लेना है खाली. बिना बुक के क्यों बेटा यार, लेक्चर लंबा है, अभी तो कोई इंटरवल भी नहीं है. अरे यहाँ से जा, यहाँ से निकल जा, बोल बुक लेने जाना है. संजय भाई इसको जाने दो ना जरा. और है कोई बिना बुक लिए बैठा है, मतलब घर से जिसको मिला नहीं है? वो बोले मैं नहीं लाया, मैं भी लेके आता हूँ. ऐसा नहीं, 2 जन का फीस नहीं भरा है. क्या पेरेंट कंपनी? पेरेंटल कंपनी? आई डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंटल कंपनी. I don't know. I haven't heard this word parental company, so I cannot say on that. मैंने सुना नहीं वो चीज के बारे में, क्या बोल के करूं? तो वो अलग होगा फिर. That I don't know. होता तो मैं बता देता. मैं एक बात बोलूं, मैं सिर्फ है ना इस सब्जेक्ट के बारे में सब जानता हूँ. इस सब्जेक्ट के बाहर का मैं इतना इंटरेस्ट रखता ही नहीं. You ask your dad how this is joint venture. You ask him and then you tell me what he said, so that I can explain something on that. Because I haven't heard parent company होता है. पेरेंट कंपनी जो बना है वो जॉइंट वेंचर कंपनी बोलते हैं. उसको उसके अंडर 2 है, उन लोग दोनों को सिस्टर कंपनी बोलेंगे, सिस्टर कंसर्न बोलेंगे. वो दोनों अलग है, वो अलग है पूरा. ये सारे एक चीज सीख लो, इन कंपनी लॉ यू हैव टू गो एज पर द टर्म्स ओनली, नॉट एज पर द थिंग्स व्हाट आर सेड इन द मार्केट. ये जो पेरेंट, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर कंपनी जो भी है ना, ये सब मार्केट में बोला जाता है. लॉ में कोई डेफिनेशन नहीं है इन सब का. तो वो होल्डिंग हो गई ना. देयर कैन नॉट बी पेरेंट एंड सब्सिडरी. हाँ होल्डिंग हुआ. देन व्हाई यू वांट टू गिव इट अनदर नेम? दैट आई डोंट नो. मैं बोला ना, आई जस्ट नो अबाउट दिस सब्जेक्ट. कंपनीज एक्ट में देयर इज नो डेफिनेशन ऑन पेरेंट कंपनी, देयर इज नो डेफिनेशन ऑन सिस्टर कंपनी. तो मैं कुछ भी बोलूंगा और रॉन्ग होगा, उससे अच्छा मैं ये सब चीजें बोलता ही. यू आस्क मी द डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग, आई विल टेल यू. आस्क मी द डेफिनेशन ऑफ सब्सिडरी. ठीक है, अननेसेसरी वो. और एक ये सारी चीजें ना आंसर में कभी लिखना भी मत. होल्डिंग है तो होल्डिंग ही लिखना. ठीक है, इफ यू, बिकॉज व्हाट लॉ विल कंसिडर इज व्हाटएवर द एक्चुअल थिंग इज गिवन इन द बुक.
पूरी बुक छान मारो, पूरा एक्ट देख लो, कहीं पे भी कोई भी पेरेंट कंपनी, सिस्टर कंपनी, ये सारे वर्ड्स यूज नहीं होते। मार्केट में यूज होते हैं इन रियलिटी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मार्केट में यूज होते हैं ये सब वर्ड्स, अपने एकेडमिक्स में नहीं होते ये सब वर्ड्स। सो मैं वो चीज़ बोलूंगा, मुझे पता है सारी चीज़ें, बट फिर भी मैं जानबूझ के नहीं बोलता, बिकॉज आई डोंट वांट के आंसर ठोकने के चक्कर में स्टूडेंट ये चीज़ लिख के आ जाए जो इररेलेवेंट है फ्रॉम स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू, और कुछ नहीं। ठीक है, मिला बुक, फिर नाम लिख दे। एक्सपीरियंस शेयर होल्डर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी, ठीक है, बट इन वन केस देयर इज, ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ द शेयर होल्डर विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी, दैट इज इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर। अभी देखो, ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड, ये दोनों ने मिलके एक कंपनी बनाई, तो ये कंपनी कौन सी हो गई? जॉइंट वेंचर कंपनी हो गई। ठीक है, नाउ इस कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड कर देते हैं हम लोग, ठीक है, मेक इट एज प्राइवेट लिमिटेड, राइट। इस कंपनी में दो ही शेयर होल्डर है, वो दोनों शेयर होल्डर कौन है? ए लिमिटेड और बी प्राइवेट, ए प्राइवेट एंड बी प्राइवेट। ठीक है, तो इन दिस केस इनका एक्सपीरियंस, क्योंकि दोनों कंपनीज है, विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी। ये दोनों फिलहाल क्या है कंपनी में? कंपनी कौन है? एक्चुअल कंपनी कौन सा है? सामने सी दिख रहा है, बराबर, बट ये दोनों बिहाइंड द सीन कौन है? मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स है, राइट। सो इन दिस केस, सिर्फ जॉइंट वेंचर के केस में एक्सपीरियंस ऑफ द शेयर होल्डर इज कॉल्ड एज एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू कंसिडर दैट। अभी तुम बोलोगे सर यहाँ पे ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे कंपनी ही है ना, किसी इंसान नहीं है ना। देखो क्या होता है, मुझे ये चीज बताओ पहले, टू ऑर्गेनाइजेशन कम टुगेदर टू फुलफिल वन पर्टिकुलर टास्क, दैट इज जॉइंट वेंचर। सो अगर कोई टास्क मिला है जो दो जन ने मिलके करना है, तो क्या वो दोनों ने जब नई कंपनी, क्योंकि दोनों मिलके कर रहे हैं, सो दे डिसाइडेड टू फॉर्म वन कंपनी एंड डू दैट बिजनेस इन दैट नेम, सी, इन दैट न्यू नेम। ओके, क्या बोल रहा था? मेरा है ना बहुत बड़ा वीक, वंस आई गेट डिस्ट्रैक्टेड आई ब्रेक माय लिंक। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, बराबर। छोड़ो, वापस बोलता हूँ जो भी बोला हो, मुझे याद नहीं आ रहा मेरे मन में क्या था। नाउ सी लिमिटेड इज द वन जो मेरी सामने बनी है, लाइक जॉइंट लिमिटेड, जॉइंट वेंचर कंपनी है, ठीक है। उसके ये दोनों कौन है? मेंबर्स। नाउ इन दिस केस एक्सपीरियंस ऑफ द शेयर होल्डर इज एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी। हाँ, मैं बोल रहा था कि अगर मैं एक नया कंपनी बना के, लेट अस से आई वांट टू डू, अकेला नहीं कर पाऊंगा, मुझे किसी के साथ मिलके करना है, सो साथ जॉइंट वेंचर में चला जाऊंगा एंड देन वी बोथ विल परफॉर्म दैट टास्क। दैट मींस अगर सी की कोई बात करे, किसी की व्हाट एक्सपीरियंस, हाउ ओल्ड आर यू, तो ऐसा बोलेगा नहीं नहीं, आई एम हैविंग जीरो एक्सपीरियंस, कल ही रजिस्टर हुआ हूं। नहीं, सी लिमिटेड और बी लिमिटेड, तो उनको काउंट किया जाएगा एज एन एक्सपीरियंस। एक सिंपल एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, लेट अस से कि ए इज फ्लाईओवर बनाना है, ठीक है, फ्लाईओवर, रोड पे जो फ्लाईओवर बनते हैं, फ्लाईओवर बनाने में दो मेजर कंपोनेंट क्या है? सीमेंट और मेटल, है ना, सीमेंट एंड मेटल, राइट। किसी ने डिजाइन बोला था, मैं बोला ठीक है डिजाइन है, सीमेंट मेटल के बिना बन जाएगा ना, पेपर पे बना देंगे। टू मेजर कंपोनेंट्स आर दिस कंक्रीट, सीमेंट भी नहीं, एक्चुअली इट इज कंक्रीट इन विच सीमेंट इज मिक्स्ड, बराबर, एंड दूसरा होता है मेटल। एक कंपनी कंक्रीट में एक्सपर्ट है, दूसरी कंपनी अपने मेटल में एक्सपर्ट है, दोनों मिलके सी बनाते हैं। और सी क्या बनाने वाला है? मतलब फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी का ना, मतलब बोलते ना कंस्ट्रक्टिंग कंपनी कौन है? सी लिमिटेड, ऐसे फ्लाईओवर बनाने वाला। ओके, नाउ इन लोग ने एक फ्लाईओवर बनाया, सी, द सी वाज रजिस्टर्ड इन द ईयर 2020, दिस वाज रजिस्टर्ड इन द ईयर 1990, दिस वाज रजिस्टर्ड इन द ईयर 2000, ओके, राइट। एंड इन लोग दोनों वेंचर में आए कब? 2020 में ही आया, और फ्लाईओवर भी 2020 में बनाया, लेट अस से लाइक दिस। सी कब बना? तो रजिस्टर्ड इन 2019 एंड फ्लाईओवर बना 2020, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर है, फ्लाईओवर बना दिया, लेट अस से इधर ही बना है, अंधेरी में, इधर तो अंधेरी में फ्लाईओवर बना, एंड यू नो थाना इज अ डिफरेंट सिटी,
मुंबई में थाने नहीं आता, थाने इज अ डिफरेंट सिटी राइट। जैसे बीएमसी है वैसे टीएमसी है, ब्रियान मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, वैसे थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, द सिटीज आर डिफरेंट। तो एक दिन थाने की मेयर जा रही थी अंधेरी से, कही रहेगी किधर बैंड्रा लिंक रोड शॉपिंग करने के लिए, बराबर। देखी मस्त फ्लाईओवर, एक भी खड्डा नहीं, किसने बनाया, ड्राइवर, पता करो। ड्राइवर ने फोन घुमाया, पता चला सी लिमिटेड करके एक कंपनी उसने बनाया। मेयर ने अपने सेक्रेटरी को फोन किया, फाइंड आउट द डिटेल्स ऑफ दिस कंपनी सी लिमिटेड, कौन है उसके डायरेक्टर वायरेक्टर, आई वांट टू मीट। वो सेक्रेटरी ने सारा डिटेल दे दिया। मेयर आई एक दिन हमारे पास, हमारे ऑफिस में, एड्रेस मिल गया उसको सारी चीज़, राइट। शी केम टू अस, आई वाज पासिंग बाय दिस फ्लाईओवर अंधेरी वाला, इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन अ वेरी गुड मैनर। रोड्स क्या है ना, roads were so smooth, yes, the lights and all, it was elegant. I want to make the same flyover in our Thane as well. I want to give you that tender to you, I want to give that tender to you. Tender, टिंडर नहीं, वरना तुम बोलेगा है मेयर मिल गई। I want to give that tender to you. What is your experience, by the way? Madam, we have an experience of almost 30 to 40 years, बराबर ना? नहीं सॉरी 20 to 30 years, 20 साल और 30 साल। मेयर मेरे लेक्चर में बैठी थी, उसको पता था कंपनी का डिटेल कैसे चेक करना है। उसने देखा है क्या झूठ बोलता है, तो 2019 में बना। पागल, मैं मेयर पूरा लेक्चर बैठी होती तो आधा ही लेक्चर बैठ के बोल रही है। अगर पूरा लेक्चर बैठी होती तो तुझे उसने सिखाया होता कि एक्सपीरियंस ऑफ द शेयर होल्डर इज कॉल्ड एज एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर। ये हमारा जो सी है ना, सी, ये जॉइंट वेंचर है। तो इन दैट केस भले ही हम 2019 में रजिस्टर हुए, हमारा एक्सपीरियंस 2-3 साल का नहीं है, हम लोग 20 से 30 साल से यही लाइन में है। ए का एक्सपर्टीज है कंक्रीट, बी का एक्सपर्टीज है मेटल्स, और ये दोनों मिलते हैं तब फ्लाईओवर बनता है, मतलब ये दोनों लगता है फ्लाईओवर बनाने में, ठीक है। सो दिस इज आवर एक्सपर्टीज मैडम, वी आर एक्सपीरियंस विथ सो लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स। बोलते अरे हाँ याद आया मैंने समझा यहाँ पे क्या हो रहा है। एक्सपीरियंस जॉइंट वेंचर के केस में, क्योंकि सीधी सी बात है, तो देखो ना 2019 में बना, तो क्या एकदम फ्रेशर कंपनी हो गया? नहीं। इन दैट केस इन दोनों का क्या माना जाएगा? एक्सपीरियंस सी का। सी मतलब सी जो नई बनी उसका, इसमें कोई भी इंडिविजुअल नहीं होगा, मतलब इंडिविजुअल मेंबर नहीं होगा, ठीक है। दे आर गोइंग टू कीप दैट पर्सन अवे, क्योंकि अगर इंडिविजुअल मेंबर घुस गया दे विल बी आउट ऑफ दिस डेफिनेशन। ये जो एक्सेप्शनल केस है ना उसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि व्हेन आई से एक कंपनी का एक्सपीरियंस दूसरे कंपनी का माना जा सकता है इफ दैट कंपनी इज द मेंबर, बट अगर उसमें इंडिविजुअल आ गया तो दिस स्टेटमेंट इज नलिफाइड। क्यों पता है? रिलायंस जैसी कंपनी में जो भी शेयर होल्डर्स है उसमें दोनों टाइप के शेयर होल्डर है। दूसरी कंपनियां भी शेयर खरीद के बैठी है रिलायंस के, और इंडिविजुअल्स भी खरीद के बैठे। तो क्या वो कंपनी का एक्सपीरियंस रिलायंस का एक्सपीरियंस हो गया? नहीं। जॉइंट वेंचर मतलब दिस होल फॉर्मेशन इज जस्ट बिटवीन 2 और 3। जॉइंट वेंचर मतलब सिर्फ 2 ही नहीं होगा, लेट अस से 3 है, ए बी सी, और सी ने ए बी सी मिलके डी बना रहे हैं, तो वो ए बी सी को भी हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपीरियंस ऑफ ए बी सी इज द एक्सपीरियंस ऑफ डी, क्योंकि तीनों क्या है? जॉइंट वेंचर। बट अगर कोई इंडिविजुअल बीच में घुस गया तो ये डेफिनेशन खत्म हो जाएगा। ये डिसाइड हुआ था न्यू होराइजन्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। समझा सबको? लेट्स रीड दैट। एक्चुअली रीड करने का भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट वहां पे ही दे दिया। एक्सपीरियंस ऑफ द शेयर होल्डर, सेकंड पैरा देखो, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी। दिख रहा है सेकंड पैरा फर्स्ट लाइन। However, in case of joint venture, देखिए joint venture के केस में experience of the shareholder can be considered as experience of the company. This is because joint venture company is in the nature of partnership between 2 or more constituent companies, not individuals. Companies, clear cut बोला है. And each constituent undertakes to contribute resources such as machine, equipment, expertise, etc. तो हम लोग expertise लेके आए, हमारा machine equipment भी लेके आए, पर के नहीं, right? That is the second case. तो यहाँ पे अपना फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है खत्म। दोनों केस क्लियर हो गए। केस के बाद वो जो मेन 3 लाइन था वो भूलना मत। क्या? आइडेंटिटी ऑफ द कंपनीज डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या? सेपरेट फ्रॉम आइडेंटिटी ऑफ इट मेंबर्स। बराबर? कोई डाउट? पक्का? चलो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पे जाते। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सुना सुना लागे कि ना लागे? लिमिटेड लायबिलिटी। अभी अभी मैंने 3 बोले थे तुम लोगों। लायबिलिटी कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स और
बस वही तीन है, बस प्रॉपर वे में अभी बताऊंगा कि क्या शेयर, क्या गारंटी और क्या अनलिमिटेड। ध्यान देना, ये तुम लोग को लिखना है, मतलब सेकंड वाला लिखना होगा। हेडिंग देना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। किसने किया? मुंह बिगड़ रहा है ना, बिगाड़ो बिगाड़ो। जो ऐसे करता है ना उसको बहुत कम मार्क्स आते हैं, ऐसा मैंने नोट किया है। अभी अगली बार करना। चैप्टर नंबर 2 हेडिंग दो, और उसके अंदर मेन हेडिंग दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। चैप्टर 2 का जो भी नाम है वो लिख देना। और हाँ, पेज नंबर भी लिख देना तुम्हारे पेज पे, बोला था ना। पेज नंबर लिख रहे हो कि नहीं? ये सेकंड लेक्चर है आज के, थर्ड लेक्चर? थर्ड लेक्चर। दिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी में। पहला दे दो सेपरेट लीगल एंटिटी, जो भी है। पहला क्या था, वही था ना, हेडिंग वही था ना, सेपरेट लीगल एंटिटी था ना। हाँ, हेडिंग दे दो, उसके अंदर लिख द आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी। द आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी इज डिस्टिंक्ट from the identity of the members. It was proved into into नहीं, खाली in, to cancel to, in the case of Salomon versus Salomon and Company Limited. डन? अभी सेकंड वाले पे ध्यान दो, ठीक है। केस क्या है वो बुक में, वी डोंट नीड टू राइट द केस ओवर हियर, खाली बस ऐसा पहला पॉइंट देने के लिए दे दी। अभी ध्यान दो, अगर लिमिटेड लायबिलिटी है, हेडिंग क्या है अपना, मेन हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, बट ये जो लायबिलिटी है ये किसका है, मेंबर्स के लिए है, ठीक है ना। उसमें तीन पार्ट है। सबसे पहले आता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तीसरा आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। बराबर? नाउ देखो, ये तीन में से एक लायबिलिटी होनी चाहिए तुम्हारे क्लॉज में, ओके। आइदर इट विल बी लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी और अनलिमिटेड। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो लायबिलिटी ऑफ मेंबर कितना है,
liability of members will be limited up to नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। समझे कुछ? देखो तुम सब अपने कैपेसिटी के हिसाब से शेयर्स खरीदोगे कि वो मैं डिसाइड करूं? तुम्हारा तुमको जितना खरीदने तो खरीद सकते हो, अगर आईपीओ है तो, ठीक है, राइट। सो कोई 1 शेयर खरीद रहा है, कोई 10 शेयर खरीद रहा है, कोई 1000 शेयर खरीद रहा है। लेट अस से द वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज ₹10। सो आर यू लायबल टू पे मी more than 10 rupees per share? That means your liability is only up to the amount of shares, and that value is called as nominal value, in short face value of shares। उससे ज्यादा तुम्हें पैसा पे करने की जरूरत है नहीं, बराबर? जा, क्यों? क्योंकि इमेजिन ये शेयर मेरा सामान है जो मैं बेच रहा हूँ। सामान बेच रहा हूँ तो पैसा लूंगा कि नहीं लूंगा? मैंने ले लिया, कब लूंगा? फ्यूचर में के तभी के तभी। व्हाट डू यू थिंक? कब लेना चाहिए पैसा? तभी ले लूंगा ना यार, मैं, मेरे को पैसा चाहिए, राइट? व्हाई डू कंपनी इश्यू शेयर्स? टू रेज मनी। व्हाई विल कंपनी रेज मनी? टू डू सम बिजनेस। तो अगर मैं बोलूंगा ले शेयर रख, पैसा बाद में, चलेगा क्या? नहीं, शेयर भी मैं तभी के तभी मांग लूंगा। हाँ, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल रहेगा, वो भी मैं पहले ही बोल दूंगा कि हाँ फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का डेट है, ये डेट पे कॉल करूंगा, पैसा दे देना। याद है ना फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल? एवरीवन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंपनी पूरा पैसा एक साथ ही मांग लेती है। कॉल वॉल का झंझट मारी कोई करता नहीं, ठीक है? कौन नाटक करे? पैसा है तो ले, नहीं है तो जा। फिर वो पैसा आधा भरेगा, शेयर फोरफिट करना पड़ेगा, फोरफिट करने के बाद री इश्यू करना पड़ेगा, कौन इतना तामझाम पालेगा? सो नाउअडेज कंपनी प्रैक्टिसेस यूजुअली टू एक्सेप्ट मनी इन वन शॉट ओनली। पूरा का पूरा 10 रुपया, जो भी 10 रुपया 12 रुपया जितने का भी शेयर है तुम्हारा, वो एप्लीकेशन के टाइम पे ही दे दो। जब तुम अप्लाई करोगे शेयर्स को तभी दे दो। सो जब भी पैसा दे रहे हो, योर लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू व्हाट अमाउंट? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। उससे ज्यादा पैसा तुम्हें देने की जरूरत है क्या? नहीं। समझा ये? अभी दूसरा आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सबसे पहला, गारंटी का मतलब क्या? अश्योरेंस। नाउ इमेजिन यू आर द मेंबर, मैं हूं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो इधर अश्योरेंस कौन दे रहा है? चलो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। सी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में 2 टाइप की होती है, ठीक है? एक होती है विथ शेयर कैपिटल, दूसरी होती है विदाउट शेयर कैपिटल। ना व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल? क्या होता है शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल कब होता है कंपनी में, बोलो? कंपनी के स्टेटमेंट में तुम्हें शेयर कैपिटल कब दिखेगा? करना रहेगा तब नहीं, किया होगा तब। क्योंकि शेयर इश्यू किया है तो पैसा मिला है, और वही पैसे को मैं क्या बोलूंगा? शेयर कैपिटल बोलूंगा कि नहीं? पार्टी नहीं मिलेगा। मैं क्या बोल रहा था? हम शेयर कैपिटल कब आता है? जब कंपनी शेयर इश्यू करती है तब शेयर कैपिटल आता है। दैट मींस इफ कंपनी इज विथ शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी ने शेयर इश्यू किया होगा, तो कुछ लोगों ने शेयर खरीदा भी होगा, उन्होंने पैसा भी दिया होगा, तब मेरे स्टेटमेंट में क्या दिख रहा है? शेयर कैपिटल। इफ आई से विदाउट शेयर कैपिटल, मतलब शेयर्स इश्यू किए ही नहीं है, क्योंकि अगर किए होते तो कैपिटल होता, नहीं है, इसलिए क्या है? विदाउट शेयर कैपिटल। बराबर? इतना क्लियर हो गया? विथ और विदाउट क्यों है? अभी इमेजिन यू आर अ मेंबर ऑफ अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी का मीनिंग बोला ना, क्या बोला था? कि तुम दे दोगे पैसा, किसको? थर्ड पर्सन। किसके बिहाफ पे? मेरे बिहाफ पे। सो इफ यू आर अ मेंबर ऑफ अ कंपनी विच इज limited by guarantee without share capital, sorry with share capital, yes with share capital, तो तुम्हारे सर पे कितना लायबिलिटी है? 1 के 2? if you are a member of company limited by guarantee which is having share capital, तुम उस कंपनी के मेंबर हो, तुम्हारे पे कितना लायबिलिटी है? 1 के 2? एक कौन सा? एक गारंटी वाला शेयर फ्री में दिया है,
तो कितना लायबिलिटी है? 2 लायबिलिटी है। शेयर फ्री में नहीं दे रहा हूं मैं, शेयर का पैसा तो लूंगा, वो तो मेरा पैसा है। तुम गारंटी ले रहे थे कि अगर सर के पास, सर मतलब क्रेडिटर के पास, सॉरी कंपनी के पास अगर पैसा नहीं होगा क्रेडिटर को देने के लिए तो तुम दोगे, ऐसा तुमने क्या लिया है? गारंटी लिया हुआ है। सो यू हैव टू फोल्ड लायबिलिटी, वन द अमाउंट ऑफ शेयर, सेकंड गारंटी अमाउंट। समझा इतना? So in this case the liability will be twofold. Liability will be limited up to समझे? एक तो ये आएगा और दूसरा कौन सा आएगा? liability will be again limited up to amount of guarantee given, जितने का तुमने गारंटी दिया है, given और taken whatever you say। मैं दूंगा टाइम लिखने, मैं दूंगा टाइम लिखने, ठीक है? तुम लेट हो जाओगे फिर भी तुम्हें टाइम दूंगा, डोंट वरी। पहले ध्यान दे दो, जो सिखा रहा हूं ना उसको सीख लो, सिखाते टाइम लिखो मत। लायबिलिटी विल बी लिमिटेड बाय द अमाउंट ऑफ गारंटी। देखो ये 2 लायबिलिटी तुम्हारे सर पे, एक तो शेयर का पैसा दिया है, शेयर बेचा है, वो तो लेके ही रहूंगा, ये तुम्हारी मेहरबानी है, वो भी लेके रहूंगा, बराबर? ये मेरा हक है, ये तुम्हारी मेहरबानी है, दोनों मैं लेके रहूंगा। दैट इज व्हाई यू हैव हाउ मेनी लायबिलिटीज? 2 लायबिलिटीज। if you are the member of guarantee company without share capital, कितनी लायबिलिटी हो? क्यों एक? पहले समझा? एक मिनट, जिन एक बोला इन लोग ने, अभी कोई तुम में से ऐसा है कि एक क्यों बोला वो समझा नहीं है कोई है तो बोल दो मुझे। why 1? why 1 is correct, but why 1? कौन सा लायबिलिटी नहीं आएगा? ए के बी? ए नहीं आएगा, सिर्फ उधर बी ही आएगा। क्यों ए नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने शेयर ही नहीं दिए। शेयर का पैसा मांग सकता हूं क्या मैं? नहीं। So in this case there will be only one liability, that is liability will be limited up to वही same amount of guarantee given, amount of guarantee given, बराबर? ठीक है, राइट? ये समझा? कोई डाउट इसमें? पक्का? क्योंकि अगर ये नहीं समझाए तो वो भी नहीं समझने वाला, और अगर ये समझाए तो तीसरा पार्ट इजीली समझ जाएगा। तो दैट इज द रीजन, ये समझाए सब। ऐसा वार्निंग नहीं दूंगा तब तक डाउट नहीं आएगा ना। बोलो। शेयर्स इश्यू नहीं करती, ऐसी भी कंपनियां हो, दे डोंट इश्यू शेयर्स। लोन्स, लोन लेके चलाते उन लोग, चलती है कंपनी। कोई सर्विसेज फ्री बोलते ना, व्हाट डू यू से, वगैरह करना है तो शेयर करने के लिए शेयर्स इशू करने की जरूरत है नहीं ना। चैरिटी किसके ऊपर चलता है? डोनेशंस के ऊपर। अगर एक चैरिटी वाला कंपनी बना दूंगा, डोनेशन के ऊपर चलूंगा, मैं शेयर कैपिटल रखूंगा ही नहीं, रखना है कंपनी। क्योंकि ये क्यों होता है पता है? पहले ये डेफिनेशन नहीं था विदाउट शेयर कैपिटल। जब से ये डेफिनेशन आया ना कि प्राइवेट कंपनी कैन हैव अ कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो अगर तुम्हारे कंपनी के लिए कोई प्रिस्क्राइब नहीं है ना तो तुम्हारा कैपिटल जीरो भी हो सकता है। सो इफ योर शेयर कैपिटल इज जीरो, दैट मींस यू आर दिस कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। पहले ऐसा नहीं था, पहले कंपलसरी था 1 लाख रुपया तो होना ही चाहिए। सो अगर कोई भी कंपनी का मिनिमम शेयर कैपिटल 1 लाख है तो क्या ये स्टेटमेंट पॉसिबल है? नहीं, ये कंपलसरी हो जाएगा, मतलब यही होगा कंपलसरी। बट आफ्टर दिस न्यू एक्ट दैट इज 2013, जब से डेफिनेशंस चेंज हुए ना, उसमें बोला था, याद है मैंने भी बताया था, एज मे बी प्रिस्क्राइब, वी हैवंट रिटन एनी अमाउंट, मिनिमम कैपिटल सब जगह पे, प्राइवेट में पब्लिक में एज मे बी प्रिस्क्राइब लिखा है। तो इफ प्रिस्क्राइब्ड है उतना रखो, इफ प्रिस्क्राइब्ड है नहीं रखोगे, सॉरी इफ प्रिस्क्राइब नहीं है तो नहीं रखोगे तो भी चलेगा। यू कैन हैव योर कैपिटल एज जीरो, अलाउड है ऐसा, ठीक है। अभी देखो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी पे ध्यान देना।
विथ शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल, सेम लॉजिक। अनलिमिटेड कंपनी में पहले देखो, गारंटी कंपनी में तुमने लायबिलिटी गारंटी में कितने का लिया था? अरे कितने का, गारंटी में कितने का लिया था? दो नहीं, गारंटी वाला लायबिलिटी कितने का लिया था? हाउ मच? शेयर। शेयर हैज गॉट नथिंग टू डू विद गारंटी। इफ सपोज तुमने, यू आर लाइक दिस, लेट अस से यू आर अ गारंटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, तो तुम्हारा लायबिलिटी कितना है? जितने का गारंटी लिया उतना, मतलब एक लिमिट होगा कि नहीं होगा? ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि कितने का गारंटी लेना है, ठीक है, एमओए में लिखा होता है, तो ऑलरेडी मेंशन्ड है कि इतना रुपए का तुम गारंटी लोगे अगर इस कंपनी का मेंबर बनना है तो। सो दैट इज देयर अ लिमिट, दैट अमाउंट इज द लिमिट इटसेल्फ, चाहे वो 100 करोड़ ही क्यों ना हो, बट 100 करोड़ भी एक लिमिट हुआ कि नहीं हुआ? उसको मैं अनलिमिटेड अमाउंट बोल सकता हूं? नहीं। सेम लॉजिक अनलिमिटेड में क्या हो जाएगा? जितना चाहिए उतना मांग सकता हूं, है ना। अगर क्रेडिटर्स को देने के लिए, जैसा याद है तुमने गारंटी दिया था, तुमने देखो इन दिस केस तुमने गारंटी, लेट अस से तुम सबने 2-2 लाख रुपए का गारंटी लिया है, तो तुम क्रेडिटर्स को क्या बोलोगे कि भाई टेंशन मत ले, अगर कंपनी नहीं देगी तो मैं दे दूंगा। कितना? 2 लाख। क्यों? क्योंकि देयर वाज अ लिमिट। अनलिमिटेड में वही चीज तुम थर्ड पर्सन को बोल रहे हो, क्रेडिटर को, भाई टेंशन मत ले, जितना कंपनी नहीं दे पाएगी उतना मैं दूंगा, उतना। नाउ इज देयर अ लिमिट इन दिस? नहीं, देयर इज नो लिमिट, क्योंकि कोई लिमिट है ही नहीं। जितना बाकी है, मेरा 1000 करोड़ बाकी रहेगा तो तुमको 1000 करोड़ भी देना पड़ सकता है। क्या कोई लिमिट है यहाँ पे? व्हाई? बिकॉज योर लायबिलिटी इन दिस केस इज अनलिमिटेड। पर्सनल एसेट्स भी बेचे जा सकते हैं, हाँ, पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ेंगे, ठीक है। अभी आधा ही, अभी तक तो पूरा हमने समझा ही नहीं है, एक पूरा होगा ना तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट फिलहाल जो मैं बोल रहा हूं वो समझा है? अभी देखो, तो इधर कितना लायबिलिटी आएगा? तो क्यों दो? एक तो अनलिमिटेड क्रेडिटर को दोगे, दूसरा शेयर का पैसा मुझको दोगे, तो सेम लॉजिक विथ शेयर कैपिटल, वही ए एंड बी। liability will be limited up to, एंड इधर क्या लिखूं मैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी। इधर में इधर गारंटी कौन बोला? इधर थोड़ी गारंटी आएगा, इधर अनलिमिटेड लायबिलिटी अप टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर हो जाएगा इधर, और अनलिमिटेड लायबिलिटी अप टू पर्सनल एसेट्स एज वेल। बराबर के नहीं? समझ रहा है ना? ये जा रहा है ऊपर से, तो ठीक है। तो इधर कितना लायबिलिटी आएगा आप बोलिए? 1, कौन सा 1? मैं किससे बात कर रहा हूं? कौन सा आएगा इन दोनों में से? कौन सा लिखूं? हाँ, पर्सनल एसेट्स। क्यों पर्सनल एसेट्स? क्यों ये नहीं विदाउट शेयर कैपिटल? अगर विदाउट शेयर कैपिटल है तो शेयर का पैसा देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, इसलिए यहां पे सिर्फ सिंगल लायबिलिटी आएगा, जो कौन सा है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। वो डर गई पूरा, मैंने जैसे ही पूछा ना उसको, ऐसे हो, अप टू पर्सनल एसेट्स। क्लियर? समझा इतना? ठीक है, पता है ना? ठीक है, स्टार एस्टेरिक जो बोलना है बोलो, ठीक है। समझो क्या किया है मैंने, क्योंकि दो मैंने ये यूज किए, साइंस यूज, एक स्टार यूज किया और एक हैश यूज किया है। सी द डिफरेंस, हैश क्या है और स्टार क्या है? हैश इज ऑल द लायबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू शेयर। सो द मेन थिंग, ये बाइफर्केशन करने का अभी यहाँ पे मैं बताऊंगा कि ये लायबिलिटी अराइज कब होगी। मैं देखो यहाँ पे मैं तुम लोग को सिखा रहा था कि क्रेडिटर को दोगे, क्रेडिटर को दोगे कब। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस होल कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हेन द लायबिलिटी विल अराइज। तो ये तीनों समझने के बाद पहला आएगा अपना, पहला क्या? हैश है ना। तो हैश मतलब समझ में आ गया कौन सा लायबिलिटी? हैश में शेयर वाला। तो लायबिलिटी विल अराइज
ड्यूरिंग द गोइंग कंसर्न. एनीबडी नोस व्हाट गोइंग कंसर्न इज? क्या होता है गोइंग कंसर्न? ड्यूरिंग द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी या गोइंग कंसर्न ऑफ द कंपनी. मतलब क्या, कंपनी चल रही है कि बंद हो गई? चल रही है. तो जब तक कंपनी चल रही है तब तक मैं जब मांगूंगा तब पैसा देना पड़ेगा कि नहीं? कि ये पैसा देने के लिए वाइंड अप तक का वेट करूं कि हाँ कंपनी बंद होगी तब शेयर का पैसा देना, ऐसा बोलूंगा मैं? नहीं. ये तो मैं शेयर इश्यू करने के बाद जो भी मैंने टाइम स्लॉट रखा रहेगा, टाइम टाइम मतलब नंबर ऑफ डेज रखे रहेंगे, उतने डेज में पेमेंट करना है कि नहीं करना है? करना है. वरना शेयर क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? 4 फीट. याद है ना, इफ यू डोंट पे द मनी ऑन शेयर्स, तुम्हारा शेयर क्या हो जाता है? पढ़ा है कि नहीं ये सब कभी? तो दूसरा क्या बचा? हैश. अभी ये मेन है, सॉरी स्टार, ये मेन है. बराबर. नाउ दिस लायबिलिटी, सी, liability arises at the time of कब? वाइंडिंग अप. मतलब वो हैश वाला पैसा मैं जब भी कंपनी चालू है तब नहीं मांग सकता. बीच में व्हेन कंपनी इज फंक्शनिंग मैं बोलूंगा कि यार क्रेडिटर को पैसा देने के लिए नहीं है, दो ना. बोल सकता हूं ऐसा? नहीं. ये मैं कब मांग सकता हूं पैसा? ये मतलब कौन सा पैसा? एक तो गारंटी वाला या तो अनलिमिटेड वाला, जो भी डिपेंड करता है, जो भी कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं. वो पैसा मैं कब मांग सकता हूं? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. उसके पहले ये गारंटी का पैसा, फिर ये अनलिमिटेड पैसा मैं मांग ही नहीं सकता. मैं उससे पहले खाली एक ही पैसा मांग सकता हूं. वो कौन सा है? शेयर्स का पैसा. क्योंकि वो मेरा हक है, मैंने शेयर्स बेचा है तो मैं तुम्हारा पैसा, मतलब तुमसे पैसा लूंगा. आई विल नॉट वेट टिल द कंपनी गेट्स वाउंडेड अप. ओके. बट दिस लायबिलिटी ऑफ स्टार will only arise at the time of winding up. Winding up में भी कब? If company does not have sufficient funds to pay off its own liabilities. कुछ समझे क्या? देखो वाइंड अप होगा, वाइंड अप में क्या होएगा? क्या करेंगे वाइंड अप में? एसेट्स बेच के. अगर एसेट्स कम पड़े तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा. इन बोथ द केसेस, चाहे अनलिमिटेड हो या गारंटी. आया ना? अगर मेरे पास सफिशिएंट पैसा है तो क्या तुमसे 1 रुपया भी मांग सकता हूं? नहीं. क्योंकि योर लायबिलिटी, दिस स्टार वाला लायबिलिटी, विल अराइज ड्यूरिंग वाइंडिंग अप. लेकिन वाइंडिंग अप में भी सिचुएशन होती है, कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा है कि नहीं है. नहीं है तो अराइज होगी. अभी याद है सोलोमन का केस? क्या अगर सपोज वो लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड होता तो मैं तुम्हारे पास पैसा मांगता कि नहीं मांगता? क्यों? क्योंकि याद है ना कितने का लायबिलिटी था? टोटल लायबिलिटी 18,000 का था. एसेट्स कितना आया? 6,050. सो स्टिल आई नीड 11,950 रुपया. तो मैं किससे मांगूंगा? तुमसे मांगूंगा. क्योंकि राइट नाउ कंपनी इज इनटू वाइंडिंग अप, सोलोमन वाला, एंड इट डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स टू पे ऑफ इट्स ओन क्रेडिटर्स. बराबर के नहीं? तो मैं पैसा मांग सकता हूं. बट अगर मेरे खुद के पास, कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा है तो क्या ये लायबिलिटी स्टार वाला अराइज होगा? नहीं. उल्टा जो बचा ना वो मैं तुम्हें दे के जाऊंगा. लायबिलिटी क्लियर करने के बाद जो पैसा बचता है ना, दैट कंपनी विल गिव इट टू द शेयर होल्डर्स. उनका हक है ये इसके ऊपर. समझा? पूरा लिमिटेड लायबिलिटी समझा सबको? इतना ही है बस, और कुछ नहीं. पक्का? गारंटी अमाउंट में देखो, गारंटी और अनलिमिटेड में सिर्फ एक ही डिफरेंस है. गारंटी में एक लिमिट तक मैं मेरे पास पैसा मांगूंगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. अनलिमिटेड में जितना मुझे जरूरत है उतना मैं तुमसे मांगूंगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. द ओनली डिफरेंस, लिमिट एंड नॉट अ लिमिट. बाकी लॉजिक दोनों का सेम. पूरा समझा? कोई डाउट इसमें?
नेक्स्ट क्या है उसके बाद, थर्ड वन, perpetual succession is very easy. Members may come, members may go, members may even die, but the existence of the company remains same. चलता रहेगा कंपनी, ठीक है। कब तक चलता रहेगा? जब तक वाइंड अप डिसॉल्व नहीं होता तब तक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है फिर उसके बाद, सेपरेट प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब क्या है समझो। नाउ देखो, ये जो लेट अस से कि मैं कंपनी हूं, तुम सब ने मेरे कंपनी में पैसा लगाया और तुम्हारे ही पैसों से मैंने एसेट खरीदा, प्रॉपर्टीज खरीदी। ये प्रॉपर्टी किसकी है? तुम्हारी की कंपनी की। सेपरेट प्रॉपर्टी, दैट मीन्स क्या शेयर होल्डर के पास कोई भी राइट है कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर? नो मेंबर हैज एनी राइट ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी, इट इज नॉट अलाउड। तुम बोलोगे कि हाँ हमारा तो पैसा है, हाँ है, जा क्या कर लेगा, बराबर। इफ यू ऑल आर माई शेयर होल्डर्स, यू ओनली, सब ने जो जो पैसा दिया और मैंने उससे एक बहुत बड़ा एसेट खरीदा, क्या तुम सारे इन टोटल ऑल ऑफ यू can take over that property saying that this is purchased with our money? No. Why? Because this asset belongs to whom? Huh? Company. It is separate property, right? Separate from whom? Members. No member has any right on the property of the company. एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। लेट अस से मेरा एक फैक्ट्री है टिम्बर का, लकड़े का, टिम्बर मींस वुड, एंड तुम सब शेयर होल्डर हो। शी इज द वन होल्डिंग 99% शेयर्स and you all are just holding 1% shares, okay, right? और मैं कंपनी हूँ, मेरा बिजनेस है टिम्बर का, वुडन का, ठीक है, लकड़े का। अभी लकड़ा है, जल सकता है कि नहीं जल सकता है, राइट? जल सकता है, डैमेज भी हो। तो अगर कल को अगर इस फैक्ट्री में आग वाग लग गया तो सबसे ज्यादा नुकसान तुम में से उसका हो जाएगा, बराबर के। नाम क्या है? रोनिका, RONIC, ठीक है, रोनिका का नुकसान, ठीक है, राइट? सो व्हाट शी डिड इज she contacted a person who is insurance business and she said कि भाई ऐसा ऐसा, so I want to secure my loss. An insurance person did not know कि property company का है। She approached, he thought कि property इसका है, so she is taking insurance. तो इसने इंश्योरेंस निकाल लिया कि कल को अगर आग लग गया एंड अगर वैल्यू टूटता है तो she will be protected, right? Are going on, going on, going on. Unfortunately आग लग गया, so will she be safe because she has an insurance? इंश्योरेंस निकाला है, विल शी बी सेफ नाउ? चलो तुम्हारा तो 1%, इट वोंट अफेक्ट यू दैट मच। रोनिका 99% है, तो विल दिस लॉस अफेक्ट हर? यस, बट टू प्रोटेक्ट हर लॉस व्हाट शी डिड इज शी टुक इंश्योरेंस। सो इज शी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस लॉस? दैट इज माय क्वेश्चन। हाँ या ना? व्हाई नो? हाँ, क्यों? लेकिन एसेट कंपनी का है तो इंश्योरेंस किसने लिया होना चाहिए था? एग्जैक्टली, व्हाट शी डिड इज शी मेड अ मिस्टेक बाय कंसीडरिंग एसेट एज हर एसेट, मतलब कंपनी का एसेट एज हर एसेट, जो कि अलाउड ही नहीं। अगर यही इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे होता तो पूरा क्लेम मिलता। सो एट द एंड इफ शी गोज टू दैट इंश्योरेंस कंपनी, विल हर क्लेम बी? व्हाई? बिकॉज दिस प्रॉपर्टी डज टू हर, इट बिलोंग्स टू कंपनी। सेपरेट प्रॉपर्टी, नो मेंबर, क्या ये मेंबर है? जैसे तुम मेंबर हो, इरिस्पेक्टिव वो कितना होल्ड कर, भी मेंबर हो, ये भी मेंबर है। नो मेंबर एनी राइट ओवर द एसेट ऑफ द कंपनी। क्लियर? तो क्या प्रोटेक्शन मिलेगा? प्रोटेक्शन नहीं, क्या वो क्लेम मिलेगा इसको? द ओनली रीजन, एसेट किसका है? कंपनी। तो इंश्योरेंस भी किसने निकाला होना चाहिए था? इधर एक केस दिखेगा, नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी वर्सेस मकोड़ा, दिखा है ना? दिखा के नहीं? रीड करो जरा नॉर्दर्न एश्योरेंस वाला केस, ऊपर के 4-5 लाइन एक बार गो थ्रू इट। यही है केस ही मैं समझा रहा था तुम लोगों को, खाली मैंने पहले बोला नहीं। वही टिम्बर विम्बर सब दिखेगा तुम लोग। इंश्योरेंस कंपनी का नाम नॉर्दर्न एश्योरेंस है एंड मकोरा इज द पर्सन जो अपने एग्जांपल में रोनिका है, ठीक है। 1 घंटा ही बचा पढ़ा? इज इट द सेम थिंग व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग? नीचे एक और केस दिया 2 लाइन का, आई डोंट नो द नेम, शॉर्ट कमिश्नर कुछ है क्या? शॉर्ट ट्रेजर वर्सेस, हाँ वही जो भी है नाम, जो भी है शॉर्ट वॉट जो भी है, उसमें क्या बोला है पता है? कि अगर तुम सारे मिलके भी धावा बोल दोगे प्रॉपर्टी के ऊपर तो भी वो प्रॉपर्टी तुम्हारा होगा क्या? नहीं, इन टोटल भी वो प्रॉपर्टी तुम क्लेम नहीं कर सकते। समझा इसका मतलब? कि एज आई सेड, भले ही मैंने तुम्हारे इन 40-50 लोगों के पैसों से ही मैंने ये खरीदा है प्रॉपर्टी, फिर भी तुम इन टोटल इस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना हक जमा सकते हो? नहीं, वही बोला है वो शॉर्ट वाले केस में। क्लियर? देखो वो भी रीड कर सकते हो, इन टोटलिटी भी
तुम इसके ऊपर राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ऐसा बोला है वहां पे। द अंडरटेकिंग इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द टोटलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, राइट? सभी शेयर होल्डर्स के अलग रखो एंड उसकी प्रॉपर्टी भी अलग ही रहेगी। उसकी मतलब किसकी? कंपनी की। क्या सारे शेयर होल्डर्स इन टोटल जमा होके बोलेंगे आज कंपनी में जो भी है वो हमारे पैसों की वजह से, ऐसा बोल सकते हैं? बोल सकते हो, लेकिन कोई हक जमा सकते हो ना? बोलो ना, बोलने में क्या जाता है, खुश रहो बोल के। बट तुम बोलोगे नहीं ये अभी हमको चाहिए, तो कोई देगा क्या? नहीं। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आर शेयर ट्रांसफरेबल? बट डिफरेंस था, याद है? प्राइवेट कंपनी में अलग था, पब्लिक कंपनी में अलग था। याद है प्राइवेट कंपनी में कैसे ट्रांसफरेबल था? विद सम रेस्ट्रिक्शंस। पब्लिक कंपनी में फ्रीली। बट द मेन क्वेश्चन, आर दे ट्रांसफरेबल? यस, दे आर ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट क्या है फिर? व्हाट इज कॉमन सील ऑफ द कंपनी? व्हाट डू यू मीन बाय सील? सिग्नेचर। Stamp is different thing and signature is different thing, right? Seal is never said as stamp, it is always said as signature of the company. अब देखो, तुम कोई भी डॉक्यूमेंट्स लिखो अपने मर्जी से, इट इज इनवैलिड until and unless you sign. फॉर्म भरो, इनवैलिड until and unless you sign. तो वैसे कंपनी भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में एंटर होती है, राइट? जस्ट लाइक अस। तो कंपनी के बिहाफ पे साइन कौन करता है? सील। सील इज लाइक सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। हम अगर हाथ से साइन कर सकते हैं तो कंपनी का तो हाथ होता नहीं, तो कंपनी विल साइन इन व्हाट वे? बाय यूजिंग दिस सील। अभी सील को कुछ लोग स्टैम्प बोलते हैं, इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं, या तो क्लियर वे में कॉन्सेप्ट नहीं समझा, या तो पता नहीं। whenever we say stamp, सबसे पहले अपने मन में क्या आता है? बट क्या वो ब्लू कलर का स्टैम्प आता है? यस। या फिर कोई डॉक्यूमेंट पे रेड कलर का स्टैम्प होता है, नोटरी वोटरी लिखा होता है। ये दो स्टैम्प मन में आते, ये दोनों ही स्टैम्प सील नहीं है। ये दोनों ही स्टैम्प को हम लोग सील नहीं बोल सकते। सील इज समथिंग विदाउट एनी कलर, कोई कलर ही नहीं है उसका। तुम बोलोगे सर कलर नहीं है तो पता कैसे चलेगा? स्टिल पता चलता है। इट इज अ डिफरेंट मैकेनिज्म। लाइक तुम लोग ने ये रोटी मेकर देखा है? गर्ल्स माइट हैव सीन, बॉयज का पता। रोटी मेकर, यू नो, लाइक देयर आर टू फ्लैट सरफेसेस, यू कीप दैट डो इन बिटवीन एंड ऊपर से ऐसा लीवर नीचे लाना होता है, मस्त फ्लैट बन जाता है, फिर पकाना पड़ता है। ठीक है, दैट इज डिफरेंट। कुक करना पड़ेगा वो वाला, कुक करके दे, आई डोंट नो, वैसा भी अभी आने लगा है शायद, जो पका के दे दे। नॉट टॉकिंग अबाउट दैट यूटेंसिल, खाली वो डो, आटा होता है ना, लोट, गुजराती में लोट बोलते हैं। ठीक है, तो वो आटा बीच में रखा, यू प्रेस इट एंड यू गेट अ फ्लैट अनकुक्ड चपाती, राइट? ऐसा ही मैकेनिज्म यूज होता है सील में, कॉमन सील में। फर्क इतना है कि जो बड़े बड़े रिंग्स थे ना रोटी मेकर के, छोटे छोटे रिंग्स होते हैं, लाइक दिस मच, ये बॉटल, ये भी शायद बड़ा है, ये जो डायामीटर है ना पूरा है, दिस इज ऑल्सो बिग, इससे भी थोड़ा छोटा साइज रहता है। ये जो इंटरनल लाइन दिख रहा है तुम लोग को, अरे पानी नहीं है क्या ये? मैं बोला ऊपर कलर है, मुझे ऐसा लगा। तो क्या है ये? जूस, मैंगो मिल्क शेक, चिया सीड्स। बाप रे, चिया सीड्स बहुत महंगे आते हैं। मैं डीमार्ट में एक दिन गया था। What happens by if we have chia seeds? गुड फॉर हेल्थ। गिरेगा नहीं ना ऐसे उल्टा करो तो? ठीक है, तो ये जो है ना, इतने सरकमफ्रेंस का वो एक प्लेट रहता है एंड अबाव एक दूसरा प्लेट रहता है। ठीक है, क्यों? तो ऐसे दो प्लेट रहते हैं। नाउ इमेजिन दिस इज दैट बॉटम वाला प्लेट, दिस इज दैट ऊपर वाला प्लेट। मतलब इसको मुझे प्रेस करना है, बट इसके बीच में मुझे आटा नहीं, डॉक्यूमेंट रखना है, वरना अभी भी लोग आटा देख रहे हैं। इधर आटा रखना, इधर डॉक्यूमेंट रखना है। ठीक है, लाइक इट विल बी लाइक दिस। समझो ये डॉक्यूमेंट है, इतना बड़ा तो नहीं होता, एक पेज ही होता है, मैंने रख दिया एंड आई विल प्रेस दिस। सो है ना, ये जो नीचे का प्लेट है ना, उसके ऊपर का नाम एंग्रेव्ड होता है। एंग्रेव्ड समझ में आता है क्या? लिखा हुआ मतलब इट इज कार्व्ड रहता है, वो कार्व्ड। लाइक अगर मैंने उसको प्रेस किया ना, तो वो जो नाम में कार्विंग हुआ है ना, वो नाम पेपर के ऊपर राइज अप हो जाएगा। अल्फाबेट्स विल राइज अप ऑन दैट पेज। दैट इज द वे हाउ इट इज साइंड, दैट इज द वे वी यूज सील। अभी एक सिंपल एग्जांपल, तो अगर ये बुक है मेरा, अभी मेरा नाखून में जोर से ऐसा लाइन मारूंगा ना, तो इधर तो लाइन दिखेगा, लेकिन पीछे के साइड में ना उतना सा ऊपर उठा हुआ मुझे दिखेगा, उतना सा, राइट? सो दिस इज द वे हाउ सील वर्क्स। कि मैंने डॉक्यूमेंट डाला, ये नीचे का प्लेट बराबर है, उसके ऊपर दूसरा प्लेट, जैसे ही आप प्रेस इट तो अल्फाबेट्स राइज हो जाएंगे। दिस इज द वे हाउ सील वर्क्स। 1.5-2 किलो का सील होता है, वो हल्का नहीं होता, वो उठा के चलना पड़ता है।
इमेजिन कंपनी सेक्रेटरी टेकिंग ऑल दिस भंगार। एक तो लोखंड का रहता है, बराबर से मेंटेन नहीं किया ना, रस्टिंग हो जाता है। तो थोड़ा प्रोफेशन को भी ऐसा शर्म आने लगा कि क्या है ये सब भंगार का काम करवा रहे। बेचारा सीएस पढ़ के क्या 2 किलो सामान उठाने के लिए रखा है उसको, और से थप्पा मारता रहेगा ही। बराबर क्या, मैं आ रहा हूँ वो पॉइंट पे। मैंने बोला नेक्स्ट पॉइंट नहीं तो बाकी, तो ये मगजमारी लग रहा था। दैट इज द रीजन इन 2015 द रूल्स वेर चेंज्ड, एंड फ्रॉम 2015 इट वाज ऑप्शनल टू यूज दिस सील। तो अभी सील लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो मत लगाओ, लेकिन अगर सील यूज नहीं कर रहे देन यू हैव टू टेक सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर्स, तभी वो डॉक्यूमेंट वैलिडेट होगा। ठीक है, आइदर यू यूज सील और यू यूज दिस 2 signatures ऑफ डायरेक्टर, इट इज इक्विवेलेंट। सो अभी कोई भी सील नहीं लगाता, एवरीवन इज डूइंग द सेम, व्हिच इज द न्यू वन, टेक द सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर्स। बराबर समझा, दैट इज कॉमन सील। शायद वहां लिखा भी होगा द यूज ऑफ सील इज ऑप्शनल सिंस 2015। आई डोंट नो नीचे के किधर लिखा है ना। हाँ बस, नेक्स्ट क्या है फिर है, capacity to sue and to be sued. What do you mean by sue and what do you mean by to be sued? तो अगर कंपनी दूसरे पे केस कर सकती है तो खुद पे भी केस हो सकता है, दैट इज गिवन इन दैट। ओके नेक्स्ट, उधर एक मिनट, उधर एक वर्ड है टॉर्ट, शायद जीएल में सीख लिया, शायद सिविल रॉन्ग। ओके, इट इज द सेम जो तुम लोग जीएल में सीखे, सेम मीनिंग है। ठीक है, अगर किसी ने नहीं बैठे हो तो लिख सकते हो सिविल रॉन्ग। देखो गलत 2 टाइप का होता है, एक सिविल रॉन्ग होता है और एक क्रिमिनल रॉन्ग होता है। सो दिस टॉर्ट मींस सिविल रॉन्ग। ओके नेक्स्ट, जैसे तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हो खुद के नाम पे, लाइक रॉनिक 18+, 18+ नाम क्या है, हेतकी, HETKI। ठीक है, मैं हेतवी बोलता हूँ, चलेगा, नो इश्यूज। मेरे को है ना थोड़ा कम नाम बहुत कम सुनाई देते। So let us say रोनिका एंड हेतवी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, इफ दे बोथ आर एलिजिबल, लेट अस से दोनों 25-25 साल के, सो कैन दे बोथ एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? यस। तो वैसे ही 2 कंपनीज कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। बराबर, ए लिमिटेड कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी लिमिटेड, यस और नो? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, इसका मतलब कंपनी हैज अ राइट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इट्स ओन नेम। समझा? नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ एक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेशन? लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी। तुम्हारी एक्टिविटी किधर लिखी है? एमओए में लिखी है। कैन यू गो बियॉन्ड योर एमओए? ये किधर सीखा था हमने? तो यहां पे वही है, कनेक्टेड ही है। तुम लिमिट बोल रहा हूं, तुम तुम्हारे एमओए के बाहर जाके काम कर सकते हो, मतलब यू हैव टू स्टे इन दैट लिमिट, यू हैव टू स्टे इन दैट रेस्ट्रिक्शन। आया ना? वही बोला है, कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स पावर्स। देखो ऐसा लिखा हुआ होगा। एंड अगर पावर के बाहर जाके कोई काम किया तो वो क्या होने वाला है? वो यहाँ पे दिया है? वो नहीं दिया, बट वो अल्ट्रा वायरस में दिया होगा। फिर यू नो दिस, एनीथिंग व्हिच इज बियॉन्ड द पावर्स इज ऑलवेज वॉइड। यहाँ पे वही बोल दिया कि भाई जो भी काम करना है लिमिट में रह के करो, क्योंकि अगर बाहर निकले तो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। दैट इज लिमिटेशन ऑफ एक्शन। एक्शंस मींस व्हाट? बिजनेस एक्टिविटी। जो तुम्हारे एमओए में लिखी है उससे बाहर जाके तुम कोई काम कर सकते हो? नहीं। नेक्स्ट, हु मैनेजेस द कंपनी? आर शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड टू वरी अबाउट द मैनेजमेंट? नो, इसलिए बोला जाता है सेपरेट मैनेजमेंट। नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है? देखो, पार्टनर्स, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनर्स ही पैसा लगाते, पार्टनर्स ही मैनेज करते, तो मगजमारी पालना पड़ता है। इधर कंपनी में शेयर होल्डर्स पैसा लगा के मस्त घूमते रहते। हु मैनेजेस द कंपनी? डायरेक्टर्स। सो डू दे नीड टू मैनेज द कंपनी? दे मतलब कौन? शेयर होल्डर्स? नहीं, दे डोंट नीड टू मैनेज। सेपरेट मैनेजमेंट है। कौन मैनेज कर रहा है? डायरेक्टर्स मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है फिर? अभी यहां पे तुम लोग को लगता रहेगा वॉलंटरी मतलब खुद की इच्छा से, तो क्या कोई कंपनी जबरदस्ती खोलता है? तो फिर इसको कैरेक्टरिस्टिक क्यों बना? हियर रियल मीनिंग मींस, सॉरी, हियर रियल मीनिंग इज एनीवन कैन रजिस्टर द कंपनी। इट डजंट मैटर कि तुम कौन हो कौन नहीं। इट इज अलाउड टू एवरीवन, वुमेन, मैन, कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट, कैसा भी बंदा हो, इट इज ओपन फॉर ऑल। दैट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। यहां पे वॉलंटरी मींस ओपन फॉर ऑल, क्योंकि कॉमन सेंस है, कोई भी किसी को जबरदस्ती कंपनी रजिस्टर करवा के क्या कर लेगा? मैं ऐसे गन पे गन रखूं, बोला कंपनी रजिस्टर, क्या कर लेगा वो कंपनी रजिस्टर करके? बराबर। सो यहाँ पे वॉलंटरी का मतलब क्या? खुद की इच्छा से मत समझना,
It is an association wherein anyone can be forming this for the doing business, and while doing business what they want to earn is profit. बराबर. नेक्स्ट, एक कंपनी का एग्जिस्टेंस कब टर्मिनेट होगा? वाइंडिंग अप पे, डिसोल्यूशन पे. बराबर के नहीं? क्या दिया है, कौन सा वर्ड दिया है? वाइंडिंग अप दिया है कि डिसोल्यूशन दिया है? वाइंडिंग अप. ठीक है, वाइंडिंग अप पे, क्योंकि वाइंडिंग अप में ही डिसोल्यूशन होता है. ठीक है, वाइंडिंग अप में दो चीजें होती है, एक लिक्विडेशन होता है और एक डिसोल्यूशन होता है. तो उसको पूरा वाइंडिंग अप बोल देते हैं हम लोग. ठीक है, नेक्स्ट. हो गया? कितने बाकी है? कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए ना? हाँ, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. राइट, एक बार रीड कर लो फटाफट ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स. कोई डाउट हो तो पूछ लो.